नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज आपसे बात करूंगी इन्हेलर के फायदे और नुकसान के बारे में। जी हाँ, अस्थमा के पेशेंट्स अगर आप हैं या अगर अस्थमा के पेशेंट नहीं भी हैं लेकिन किसी और वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आपको जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सबसे पहली चीज़ जो एडवाइस करते हैं, वो होता है इन्हेलर। इन्हेलर कई तरीके का हो सकता है, इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स हो सकते हैं, मेडिसिन्स हो सकती हैं या फिर उसके अंदर स्टेरॉइड्स भी डाले जा सकते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि अस्थमा क्या होता है और अस्थमा में एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपको इन्हेलर लेने की रिक्वायरमेंट है। तो अस्थमा आपकी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। तो एलर्जेंस मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके एटमॉस्फेयर में है और आपकी बॉडी उसको समझ रही है कि आपके शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ये खतरनाक साबित होता है। इसमें आपके कुछ चीज़ें हैं जैसे कि स्मॉग, स्मोक, डस्ट, डर्ट, कोल्ड, कुछ भी आप चीज़ें ले रहे हो जैसे कि दही हो गई, खट्टी चीज़ें, या इसके अलावा आपका कोई भी जैसे घर की डस्ट है, चेंज इन एटमॉस्फेयर है, धुआं, धक्कड़, इनकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन आपकी बॉडी के अंदर ये आसपास आने की वजह से आपकी बॉडी एक रिस्पॉन्स देती है कि ये सारी चीज़ें अंदर ना आए, इसके लिए श्वास नली जो आपकी होती है वो सिकुड़ जाती है और इसी के साथ में बलगम निकलना भी शुरू हो जाता है ताकि वो सांस के अंदर की जो नली है उसमें अवरोध पैदा कर सके, ताकि ये सारे एलर्जेंस, ये सारी चीज़ें आपके शरीर के अंदर ना जा पाए। ये सारी चीज़ें रुक तो जाती हैं लेकिन इसी के साथ में ब्रेथलेसनेस यानी कि श्वास की नली सिकुड़ने की वजह से श्वास का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है, जिसका क्लियर साइन एंड सिम्टम हमारे बॉडी पे दिखता है ब्रेथलेसनेस, सांस का रुकना या सांस का आने में दिक्कत होना। तो ये आपकी एक सबसे मेन सिम्टम है अस्थमा में या किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज से रिलेटेड कोई भी डिजीज में। इसी के साथ में क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे हैं तो आपको बहुत एफर्ट करके सांस लेनी पड़ती है, तो चेस्ट में पेन होता है। इसके साथ में आपको बलगम आता है, बलगम निकालने के लिए बार बार खांसी आती है और जब बलगम निकल जाता है तो थोड़ी सी राहत का अनुभव महसूस होता है, लेकिन क्योंकि बलगम लगातार बन रहा है तो ये प्रोसेस लगातार चल रहा होता है। रात में आपको सोने में ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि रात में आपकी जब आप सोते हैं, जब आप लेटने की पोजीशन में होते हैं, उस समय लंग्स अच्छे से एक्सपैंड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपको रात में ये दिक्कत ज़्यादा महसूस होती है। तो हमने समझ लिया कि अस्थमा आखिर होता क्यों है और इसके क्या-क्या साइन एंड सिम्पटम्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्वास की नली सिकुड़ जाती है इस पूरे प्रोसीजर में, तो जब आपको ट्रीटमेंट प्लान करना होता है तो एलोपैथी में स्पेशली आपको इन्हेलर्स ही प्लान किए जाते हैं श्वास की नली को खोलने के लिए, डायलेट करने के लिए। तो जितने भी इन्हेलर्स होते हैं वो यही काम कर रहे होते हैं कि आपकी श्वास की नली को खोल रहे होते हैं। अब हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अस्थमा के जो इन्हेलर हम यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है और उसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले फ़ायदे के बारे में बात करें तो जितने भी इन्हेलर्स होते हैं वो आपकी डायरेक्टली माउथ से जाके आपके गले के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स में जाते हैं। तो ये एक तरीके का लोकल ट्रीटमेंट है। मतलब आप जो भी दवाई खा रहे होते हैं, मुँह से आप जो लेते हैं, वो पहले आपके एब्डोमेन में जाती है, वहाँ से एब्ज़ॉर्ब होती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में आती है और फिर जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उसका असर दिखाई देता है। इसका मतलब ये पूरे शरीर पे काम कर रही होती है, अगर कोई दवाई आप मतलब मुँह से ले रहे होते हैं और पेट में जाके वो डाइजेस्ट होने के बाद अगर काम कर रही होती है। वहीं पे अगर हम बात कर लें इन्हेलर्स की, तो इन्हेलर्स आपके लोकली काम करते हैं, मतलब सिर्फ वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ही उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, बाकी कोई भी जगह उससे इन्फ्लुएंस नहीं होती है। इसी के साथ में अगर हम मेडिसिनल डोजेस की बात करें, जब हम मुंह से मेडिसिन ले रहे होते हैं तो हमें ज़्यादा अमाउंट में मेडिसिन लेनी है क्योंकि वो एब्जॉर्ब होगी और आपकी बॉडी में हर जगह पे एक्ट कर रही होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप मेडिसिन ले रहे होते हैं। वहीं अगर आप इन्हेलर्स में मेडिसिन लेते हैं तो वो कई माइक्रोग्राम्स में यूज़ होती है, मतलब काफ़ी मिनिमल अमाउंट है ओरल डोजेस से उसका। उसके साथ में जब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एक्ट कर रही होती है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में आने के उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लगभग ना के बराबर। लेकिन फिर भी अगर आप उसे लॉन्ग रन में यूज़ करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में आ सकता है, लेकिन अगेन बहुत कम अमाउंट में।
इसके साथ में आपकी जो बॉडी है उसका रिस्पॉन्स, जैसे कि हम स्टेरॉइड्स का मेन जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हम मान के चलते हैं कि आपकी वज़न एकदम से बढ़ जाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में असर आता है, आपकी स्टेरॉइड्स अगर हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, जिसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टेरॉइड्स इन्हेलर के रूप में ले रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको कहा, बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है, लंग्स में जाता है और वहाँ जाके आपके ब्लड सर्कुलेशन में वो जाता है बहुत कम अमाउंट में। साइन एंड सिम्टम्स हैं या जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अस्थमा के नुकसान है उसके बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका नुकसान है वो ये है कि आप अगर इन्हेलर्स ले रहे हैं तो आप जब पफ लेते हैं तो आपके माउथ के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। तो माउथ में अगर वो पाउडर लगा रह गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसी के साथ में अगर आपके वोकल कॉर्ड पे ये असर डाल रही है, वहाँ पे भी लगातार टच में बनी रहती है, तो आपकी आवाज़ में चेंजेस आ सकते हैं, हॉर्सनेस जिसे बोलते हैं, आपकी घड़घड़ाहट जैसी आवाज़ या आवाज़ काफ़ी फटी-फटी सी हो सकती है। तो ये आपकी इसके साइन एंड सिम्पटम्स हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको जभी भी आप इन्हेलर्स लें, ज़रूर से माउथ वॉश कर लें अच्छे से प्रॉपर और पानी पी लें, ताकि इस लोकल एरिया पे अगर स्टेरॉइड्स लगा रह गया है तो वो या तो आपके स्टूल यूरिन के थ्रू निकल जाए या फिर आप गार्गल करके उसे बाहर की तरफ स्पिट आउट कर दें। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉन्ग रन में अगर आप इन्हेलर्स यूज़ कर रहे हैं तो इन्हेलर्स ऑब्वियसली ब्लड सर्कुलेशन में आ ही जाता है और उसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और क्योंकि इन्हेलर एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ है, मतलब जहाँ पे आपकी श्वास नली सिकुड़ गई है वहीं पे वो खोलने का काम कर रहा है, तो बस वो इतना ही काम करता है। इस पूरे प्रोसीजर पे आपको परमानेंट इलाज नहीं दे पाता। ये एक तरीके से बचाव है या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये टेम्परेरी रिलीफ आपको थोड़ी देर के लिए आराम आपको दे देगा। आयुर्वेद में आपकी जड़ पे काम किया जाता है। आयुर्वेद में ये देखा जाता है कि क्या कॉज है और उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो इम्यूनिटी आपका इसमें मेन रीज़न है। इम्यूनिटी अगर आपकी ठीक है या ओवर रिएक्टिव नहीं है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे ओवर रिएक्शंस की वजह से आपके जो लंग्स में जितने भी साइन एंड सिम्पटम्स हैं वो आ रहे हैं। तो इम्यूनिटी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आयुर्वेद की सारी मेडिसिन, हम आंवला की बात करें या हरितकी की बात करें या हल्दी की बात करें या अजवाइन की बात करें या हमारी जितनी भी अदर आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं उनकी बात करें, तो वो सभी आपकी जो इम्यूनिटी है उसको मॉडरेट करने का काम कर रही होती हैं। तो इसीलिए आपका जड़ से इलाज अगर कहीं मिल सकता है तो वो आयुर्वेद में है। अगर आपको अपना अस्थमा ठीक करना है तो आपको आयुर्वेद के थ्रू ही इसका रिजल्ट्स मिल सकते हैं, आयुर्वेद के थ्रू ही उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, इन्हेलर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या किसी और इसी तरीके की क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपके पास मैं फिर से प्रस्तुत होंगी डिफरेंट वीडियोज़, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन लेके। धन्यवाद।